नमस्कार। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लेक्चर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट कोड ई 302 यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक हीटिंग। इलेक्ट्रिक हीटिंग, the use of electric power to produce heat is known as electric heating. Means that इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी जब हम लोग रिसीव करते हैं उसको हम इलेक्ट्रिक हीटिंग कहते हैं। नाउ व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग? वी कैन से दैट व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ हीटिंग. Basically there are two types of uses. First is domestic purpose and second is industrial purpose. डोमेस्टिक पर्पजेज़ के अंदर हम हीटिंग का इस्तेमाल कुकिंग के लिए, इलेक्ट्रिक आयरन के लिए, वाटर हीटिंग के लिए, इलेक्ट्रिक ओवन के लिए, रूम हीटर के लिए, इन सभी के लिए करते हैं। वहीं दूसरी ओर इन इंडस्ट्रियल पर्पजेस वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिक हीटिंग एज मेल्टिंग ऑफ मेटल्स, मेटल को पिघलाने के लिए, मोल्डिंग ऑफ ग्लास, वेल्डिंग, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर भी इसको काम में लिया जाता है। नाउ what are the advantages of इलेक्ट्रिक हीटिंग? तो हम इसकी एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज़ इट्स इकोनॉमिकल, क्लीननेस, एब्सेंस ऑफ फ्लू गैसेस, ईज ऑफ कंट्रोल, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन, हाई एफिशिएंसी, बेटर वर्किंग कंडीशन, लिमिट ऑफ टेम्परेचर। अब हम इन एडवांटेजेस को एक्सप्लेन करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एडवांटेज है द इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम इज़ फ्री फ्रॉम डर्ट. तो देयर इज़ नो डर्ट, फ्लू गैसेस एंड देयर इज़ नो पोल्यूशन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक हीटिंग. तो वहाँ पर किसी तरह का कोई गैस, कोई धूल ये नहीं है. तो ये पूरा सिस्टम एक क्लीननेस को भी जाहिर करता है. तो सेकेंड एडवांटेज इज द सिस्टम डू नॉट प्रोड्यूस एनी फ्लू गैसेस बिकॉज देयर इज इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड विच इज़ बेस्ड ऑन द flow of current through a conductor and heat is produced. So there is no flue gases. Third is simple and accurate temperature control. In the electric heating, we can control the temperature in the simplest form and simplest way. And what is the range of temperature we have to obtain? Therefore, there should be a accuracy in the control. वहाँ पर जो उसकी कंट्रोलिंग होगी वो सिंपल और एक्यूरेट, एग्जैक्ट होगी. जितनी लिमिट का हमको टेम्परेचर चाहिए उतनी लिमिट का हमको टेम्परेचर मिल जाएगा. फोर्थ है इलेक्ट्रिक हीटिंग इज़ इकोनॉमिकल, क्योंकि इसके अंदर किसी तरह का लॉसेस नहीं होते हैं, फ्लू गैसेस भी नहीं होती हैं. और क्योंकि ये जूल के हीट प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है. जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होती है तो उसमें उसकी रेजिस्टेंस के कारण जो ड्रॉप होता है I²R, उसी से हीट प्रोड्यूस होती है. तो ये टोटली इकोनॉमिकल है. फिफ्थ एडवांटेज इज स्पेशल टाइप ऑफ हीटिंग कैन बी डन विथ वेरिएशन इन एक्यूरेसी. मीन्स दैट
अगर हमको डिफरेंट टाइप की हीटिंग चाहिए, उसके लिए भी हम टेम्परेचर को वेरी करा के एक्यूरेट फॉर्म के अंदर हीटिंग को ले सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट इज़ ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर करंट। अगर इलेक्ट्रिक हीटिंग के दौरान किसी तरह का ओवर करंट फ्लो करता है या फिर फॉल्ट होता है, तो उसके अगेंस्ट इसके अंदर ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन रहती है। सेवंथ एडवांटेज इज द एफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज मच हायर। ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है। एट द इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम गिव्स बेटर वर्किंग कंडीशन, क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटिंग काम करती है वहाँ पे किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं होता, कोई डर्ट नहीं होती, नॉइज़ भी बहुत कम होती है, तो वहाँ की जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो बहुत अच्छी होती है। नाइन्थ इज़ इलेक्ट्रिक हीटिंग इज़ क्वाइट सेफ एंड रेस्पॉन्ड क्विकली। वेन एवर वी वांट इलेक्ट्रिक हीटिंग वी हैव टू स्विच ऑन द सिस्टम एंड वी गेट क्विकली हीटिंग। तो ये बहुत ही सेफ़ है और इसका जो रेस्पॉन्स होता है वो काफ़ी तेज़ होता है। The last advantage is there is no upper limit of temperature। जितनी क्वांटिटी के अंदर हमको टेम्परेचर चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू को बढ़ा के टेम्परेचर प्राप्त कर सकते हैं, उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। Now what is electric heating? Electric heating is a process in which electrical energy is converted to heat energy, which is based on principle of Joule heating principle. In Joule heating principle, an electric current passes through a resistor and the resistor converts electrical energy into heat energy. When a current passes through a conductor, suppose current I is flowing through the conductor and R is the resistance of conductor. So the generated heat due to the flow of current is I square RT, where T is the flow of current for a second time. Now there are three types of electric heating. First is resistance heating, second is arc heating, so there are three types of electric heating. First is resistance heating, second is arc heating, and third is induction heating. Now we will discuss about the resistance heating. Resistance heating is based on I square R losses. Whenever a current is passes through a resistor, material heat is produced because I square R losses are generated. The generation of heat is done by electric resistance carrying current, which is flowing through the resistance. There are two types of resistance heating. First is direct resistance heating and second is indirect resistance heating. In direct resistance heating method, electric current is passes through the body to be heated. So we can say that the electric current is passed through the body or charge to be heated. Then the body or charge is set heated due to the flow of current through the conductor. Now what are the benefits of direct heating? It's having high efficiency, so this method is heated as high efficiency since the heat is produced in the material charge itself. And the best example of direct heating is electrode boiler for heating water and resistance welding.
Now, second types is indirect heating, indirect resistance heating. In this method of heating, electric current is passed through a resistance element which is placed in an electric oven. So heat produced is proportional to I square R losses in the heating element. The heat so produced is delivered to the charge either by radiation or convection or by combination of radiation and convection, like heat transfer method. So in indirect resistance heating, there are two examples are given. One is room heater, second is domestic and commercial heating. Normally in indirect resistance heating, this method can be used in immersion heater, resistance oven, domestic and commercial cooking, heat treatment of metal, etc. Now next is arc heating. When voltage is applied between two electrodes separated by a small distance in air is increased, a stage is reached in which air gets ionized and act like conducting. मीन्स जब दो इलेक्ट्रोड के बीच में स्मॉल गैप होता है, गैप के अंदर एयर होती है और दोनों इलेक्ट्रोड पे वोल्टेज अप्लाई किया जाता है और अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू इतनी बढ़ाई जाती है कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो एयर गैप है वो आयनाइज हो जाता है और वो कंडक्शन स्टार्ट कर देता है. देन द फ्लोइंग करंट बिटवीन इलेक्ट्रोड इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस स्पार्क कॉल्ड आर्क. तो जैसे ही कंडक्शन स्टार्ट होता है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में स्पार्क जनरेट होता है और जिससे आर्क प्रोड्यूस होता है. सो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आर्क हीटिंग. The arc drawn between two electrodes develop high temperature, about 3000 to 3500 degrees Celsius, and the value of temperature is depending upon the material of the electrode. The electric arc may be used in the following different ways. First, by striking the arc between the charge and electrode or electrodes. In this method, heat is directly conducted and taken by the charge. The furnace operating on this principle are known as direct arc furnace. Second, by striking the arc between the two electrodes. In this method, the heat is transferred to the charge by radiation, and this furnace operating on this principle is known as indirect arc furnace. And third is by striking an arc between an electrode and two metallic pieces to be jointed, and this is known as the arc welding. Now we will discuss about what are the types of arc heating. There are two types of arc heating. First is direct arc heating and second is indirect arc heating.
थैंक यू।